हेलो बच्चा पार्टी। वेलकम टू अवर यूट्यूब चैनल बायोलॉजी बाय आदि सर। इस वीडियो में हम लोग देखने वाले हैं कि क्लास 12th के लिए जो आपका कल बायोलॉजी का पेपर होने वाला है उसमें आपका आंसर राइटिंग स्ट्रेटजी क्या होना चाहिए। आपको कैसे आंसर इतने अच्छे तरीके से लिखना है कि एग्जामिनर आपका मार्क्स कट ना कर पाए, है ना। लोग पढ़ते बहुत कुछ है, लोगों को याद बहुत कुछ होता है, लेकिन वहां जाकर के उनके लिखने का जो तरीका होता है उसके कारण उनके मार्क्स कट जाते हैं। मैं नहीं चाहता कि आपके मार्क्स बिल्कुल भी कटें, और मैं चाहता हूं कि आपके मार्क्स ज्यादा से ज्यादा आए। तो मैं ये छोटा सा वीडियो बना रहा हूँ जिसमें कि मैं आपको समझाने वाला हूँ कि आपको किस तरीके से आंसर को लिखना है। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं हम लोग आज का वीडियो। इसमें मैं समझाऊंगा आंसर राइटिंग स्ट्रेटेजी। क्लियर है? आ जाओ। सबसे पहला बात जो आपको ध्यान रखना है वो है कि आपको स्टार्ट करना है विद अ प्रॉपर डेफिनेशन। मतलब ऑलवेज बिगिन आंसर विद अ क्लियर एनसीईआरटी बेस्ड डेफिनेशन। मतलब आपको वैसा ही टाइप का डेफिनेशन लिखना है जो कि एनसीईआरटी में मेंशन किया गया है। इसका ये कहीं भी मतलब नहीं है कि आप एग्जैक्ट वर्ड टू वर्ड छापो। आप अपने वर्ड्स में लिखो, लेकिन इतना दिमाग में रखो कि जो की वर्ड्स हैं वो आप उसमें मेंशन जरूर करो, है ना। इवन इन 3 मार्क्स एंड 5 मार्क्स क्वेश्चन डिफाइन डिफिनेशन गिव्स अ स्ट्रॉन्ग स्टार्ट। मतलब आपको एक स्ट्रॉन्ग स्टार्ट लेने के लिए अच्छा डेफिनेशन लिखना जरूरी है। जैसे कि अगर मैं आपको एग्जांपल के तौर पर समझाऊं कि इंस्टेड ऑफ डायरेक्टली एक्सप्लेनिंग राइट, क्या राइट कर सकते हो आप। जैसे आपको डीएनए रेप्लिकेशन के बारे में पूछे तो आप क्या लिख सकते हो, लिख सकते हो ना कि डीएनए रेप्लिकेशन इज सेमी कंजर्वेटिव प्रोसेस। मतलब एक डेफिनेशन वाला टोन आ जाएगा जिससे क्या होगा कि आपका आंसर पढ़ने में उसको ज्यादा अच्छा लगेगा, ज्यादा ब्यूटीफुल लगेगा, जिससे कि वो अपना मेंटेलिटी चेंज करेगा, आपके कॉपी को अच्छे तरीके से पढ़ेगा एग्जामिनर, है ना। अब ऐसा क्यों करें, मैं आपका बात क्यों मानूं, तो भाई इसलिए मानो क्योंकि एग्जामिनर गेट्स इमीडिएटली क्या हो जाएगा, उसको क्लैरिटी मिलेगा। एंड +1 किस चीज का मिलेगा आपको, इंप्रेशन का। मतलब आपके आंसर का जो इंप्रेशन उसको पड़ेगा वो बहुत अच्छा पड़ेगा, है ना। दूसरा बात आपको क्या ध्यान रखना है कि हमेशा आपको आंसर को किस में लिखना है, पॉइंट वाइज लिखना है। कभी भी आपको आंसर को किस में नहीं लिखना, पैराग्राफ में नहीं लिखना। मैं हमेशा पूरे ऑफलाइन बैच में आपको यही समझाते आया हूँ, है ना। तो क्या लिखा हुआ है यहाँ पे, ऑलवेज यूज बुलेट पॉइंट्स। मतलब आप जैसे यहाँ पे मैं पॉइंट डाला हूँ वैसे ही आपको भी बुलेट पॉइंट्स वहां पे यूज करने हैं, और आपको पॉइंट वाइज लिखना है। आपकी मर्जी, आपको बुलेट यूज करना है या फिर आपको 1 2 3 4 लिखना है, या फिर आपको जिस भी तरीके से आपको अच्छा लगता है वैसे तरीके से आप पॉइंट वाइज डाल सकते हो, आप स्टार बना लो, कुछ भी करो, लेकिन आप क्या करो, पॉइंट वाइज आंसर को लिखो, है ना। और दूसरा, हर पॉइंट के लिए आपको क्या होगा, एक सेपरेट मार्क आपको एनालाइज किया जाता है कि आपने कितने पॉइंट लिखे, वो उसके दिमाग में जाएगा। अगर आप पैराग्राफ लिखते हो तो आपके मार्क्स क्या हो जाते हैं, लॉस्ट होते हैं, लेकिन अगर आप पॉइंट लिखते हो तो मार्क्स आपके क्या हो जाते हैं, सिक्योर होते हैं। आगे आ जाओ। अगला जो बात हम लोग को करना है वो है हाईलाइट कीवर्ड्स। अब ये बात क्या है, कंपलसरी है। कंपलसरी मतलब सपोज कर लो कि आपने लिखा डीएनए रेप्लिकेशन और उसमें आपने वर्ड लिखा सेमी कंजर्वेटिव। क्लियर है? अब आपको पता है कि ये वर्ड बहुत इंपॉर्टेंट है, की वर्ड है, तो आप इसको क्या करो, हाईलाइट करो। हाईलाइट कैसे करते हैं सर, अंडरलाइन कर दो। अब उसको अंडरलाइन करो, है ना। तो अंडरलाइन और हाईलाइट इंपॉर्टेंट बायोलॉजिकल टर्म्स, जो भी आपके इंपॉर्टेंट टर्म्स हैं उनको आप हाईलाइट करो। जैसे कि डीएनए पॉलीमरेज है, इंपॉर्टेंट है तो हाईलाइट कर सकते हैं। ओव्यूलेशन हुआ, हाईलाइट कर सकते हैं। बीओडी हाईलाइट कर सकते हैं। मतलब जो भी आपके इंपॉर्टेंट वर्ड आ रहे हैं, जो आपको लग रहा है कि आपके आंसर में वो एक इंपॉर्टेंट वर्ड है या इंपॉर्टेंट रोल कर सकता है आपके आंसर के लिए, तो आप उसको क्या करो, अंडरलाइन करो। दूसरा है रूल। रूल क्या ध्यान रखना है कि एवरी आंसर शुड हैव 3 to 5 हाईलाइटेड कीवर्ड। 3 to 5 क्यों बोल रहा हूं मैं इस चीज को, क्योंकि कुछ बच्चे होंगे जो कि पूरे आंसर को ही हाईलाइट करने लग जाएंगे, एक ही आंसर में 5 5 10 10 वर्ड हाईलाइट करेंगे। वैसा भी नहीं करना है, आपको केवल 3 से 5 वर्ड होने चाहिए जिसको आप क्या करो, हाईलाइट करो। क्लियर है बात, दिमाग में गया? आगे आ जाओ। अगला है फ्लो चार्ट। आप जितना ज्यादा फ्लो चार्ट बेटा बनाओगे उतना ज्यादा आपके लिए अच्छा होगा, है ना। किस चीज के लिए, खास करके जो प्रोसेस होते हैं, जैसे कि आपका डीएनए रेप्लिकेशन का प्रोसेस है, आप इसमें फ्लो चार्ट बना सकते हो। पीसीआर हो गया, पीसीआर याद है ना आपको, इसके अंदर में हम लोग पढ़े थे डीनेचुरेशन, है ना। देन आप फ्लो चार्ट बना करके इसमें ऐसे दिखा सकते हो कि डीनेचुरेशन के बाद क्या होगा, एनीलिंग। देन आप इसके अंदर फ्लो चार्ट बना के दिखा सकते हो कि इसके बाद क्या होगा, एक्सटेंशन। तो मैं बोल रहा हूँ आप इस तरीके से अगर फ्लो चार्ट बनाओगे तो आपको क्या होगा, बेनिफिशियल होगा और उसको देखने में भी अच्छा लगेगा, है ना। तीसरा बात, अब देखो इसमें बहुत सारे और टॉपिक्स हो सकते हैं, जैसे कि डिकम्पोजिशन हो गया, स्पर्मेटोजेनेसिस हो गया, ये सारे टॉपिक्स पे भी आप क्या कर सकते हो, फ्लो चार्ट बना सकते हो। क्लियर है? स्पर्मेटोजेनेसिस में मैं बना के भी आपको दिखाया था, याद है आपको, स्पर्मेटोगोनिया से स्टार्ट करना है, स्पर्मेटोगोनिया, है ना। देन आप इसमें जाओगे स्पर्मेटिड, स्पर्मेटिड। क्लियर है? देन आपका आ जाएगा फिर प्राइमरी, ये प्राइमरी स्पर्मेटिड हुआ, देन ऐसे ही सेकेंडरी स्पर्मेटिड एंड सो ऑन। आप इसे फ्लो चार्ट बना सकते हो। क्लियर बात है? आगे आ जाओ। अगला बात जो है वो है ड्रॉ डायग्राम्स। जितना ज्यादा आप कोशिश कर सको उतना ज्यादा डायग्राम बनाओ, है ना। ये एक प्रकार का गेम चेंजर साबित हो जाता है। कैसे मैं इस चीज को बोलूं, देखो कई लोग बोलते हैं कि सर मेरा डायग्राम अच्छा नहीं है। बेटा मेरा भी डायग्राम अच्छा नहीं है, बट आप कैसा भी डायग्राम बनाओ, टूटा फूटा नॉर्मल साइज डायग्राम बनाओ, बस आपको ध्यान क्या रखना है, लेबलिंग।
आप एक डायग्राम बनाओ और उसके अंदर क्या कर दो, लेबलिंग कर दो, जिससे कि आपको जो भी डायग्राम, जो भी आप आंसर लिख रहे हो उसके लिए अगर आप एक डायग्राम बना दोगे तो इन्विजिलेटर को ऐसा लगेगा कि आपको उसके बारे में नॉलेज है, आपने पार्ट्स को लेबल किया है, मतलब आप जानते हो उस टॉपिक के बारे में, है ना। तो वही लिखा हुआ है, ऐड डायग्राम्स इन रिप्रोडक्शन हो गया, जेनेटिक्स हो गया, इकोलॉजी, और इवन सिंपल लेवल डायग्राम बना दो, सिंपल सा डायग्राम। कोई ऐसा नहीं कि बहुत देर डायग्राम बनाने में ही लगे हुए हैं, टाइम वेस्ट कर रहे हैं, वैसा नहीं। एकदम थोड़ा 1 मिनट 2 मिनट के अंदर में जो आप डायग्राम बना पा रहे हो वैसा डायग्राम बना दो। आपको 1 मार्क्स एक्स्ट्रा मिल जाता है, हमेशा एडवांटेज, अगर आप डायग्राम बनाते हो तो। अब ध्यान क्या रखना है, ध्यान रखना है कि आपको डायग्राम हमेशा किससे बनाना है बेटा, पेंसिल से, इसलिए आप पेंसिल कैरी करके जाना एग्जाम में, क्लियर है। और दूसरा, प्रॉपर उसका लेबलिंग, मैं पहले बोला ना आपको, पहला चीज ही क्या बोला मैं, लेबलिंग करना ही करना है, और ये सबसे इंपॉर्टेंट है। अगर आप लेबलिंग नहीं करोगे तो फिर आपको दिक्कत होगा, ठीक है। आगे आ जाओ, अगला क्या है, राइट कंप्लीट आंसर। मतलब अगर आप आंसर लिखने जाते हो बेटा तो ऐसा नहीं कि आप उसमें शॉर्ट वर्ड यूज करना चालू कर दिया, है ना। जैसे कई लोग लिखना चालू करते हैं रिप्रोडक्शन, अब वो रिप्रोडक्शन यहाँ तक गए, टी और यहाँ पे एन लिख दिए, शॉर्टकट आ गया, ऐसा नहीं करना है, ठीक है। इंपॉर्टेंट लिखना है, आईएमपी लिखे छोड़ दिए, ऐसा नहीं करना, बिल्कुल नहीं करना बेटा। आपको पूरे वर्ड्स कंप्लीट लिखने हैं, पूरे आंसर कंप्लीट लिखने हैं, कोई शॉर्टकट, डोंट कट शॉर्ट, कोई भी शॉर्टकट आपको यूज नहीं करने हैं, क्लियर है। आप अच्छे से आंसर लिखो, 3 मार्क्स का है तो आप 3 से 4 पॉइंट तो आराम से लिखो, कि मतलब भाई आपको कोई भी कमी नहीं छोड़ना है आपको, लेकिन एकदम ज्यादा भी नहीं लिखना, ये नहीं कि 3 मार्क्स का आ गया पूरा पेज भर भर के लिख रहे हैं, है ना। लेकिन एक बात दिमाग में याद रखना, अभी आगे मैं बताऊंगा अभी इस चीज के बारे में, कि अगर आपको 3 से 5 मार्क्स का क्वेश्चन मिलता है तो आप उसमें डायग्राम बनाने का पूरा पूरा कोशिश करो, अगर वो क्वेश्चन में डायग्राम आ सकता है तो बनाना है आपको डायग्राम, ठीक है। 5 मार्क्स क्वेश्चन हो गया तो आपको 5-6 पॉइंट तो आपको लिखने ही लिखने हैं विथ डायग्राम, ये देखो लिखा हुआ है ना डायग्राम, आपको बनाना ही डायग्राम है। गोल्डन रूल क्या है, आप ध्यान दो, हर मार्क्स, हर की पॉइंट के लिए आपको क्या मिल जाता है, 1 मार्क्स मिल जाता है। तो आप प्लीज, मैं बार बार आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि आप अच्छे तरीके से आंसर को लिखना, ठीक है। आ गया, अब ये है बात, मेंटेन प्रॉपर स्ट्रक्चर। प्रॉपर स्ट्रक्चर का मतलब क्या होता है, आपको ध्यान रखना है कि आप आंसर को स्टार्ट कैसे करते हो, उसका मिडिल यानी कि बॉडी कैसे लिखते हो, देन आप उसको कंक्लूड कैसे करते हो, खत्म कैसे करते हो। अगर आप इस चीज को फॉलो करोगे ना बेटा, आप पक्का देख के जाओ कि इससे बेस्ट स्ट्रेटजी आपको कहीं भी नहीं मिल पाएगा। आप इतने अच्छे से, अगर आप जो मैं आपको बता रहा हूँ अगर आप वैसा फॉलो कर लिए, एग्जाम में अगर आपका मार्क्स 40 आ रहा है तो आपका मार्क्स बढ़ के 50 हो सकता है, 50 आ रहा है आपका मार्क्स बढ़ के 60 हो सकता है, 60 आ रहा है तो 65 तक तो आप आराम से जा सकते हो। समझ में आ रहा है, सिर्फ इस स्ट्रेटेजी को फॉलो करके। देखो, लॉन्ग आंसर अगर आप लिखते हो तो उसका एक फॉर्मेट है, जैसे कि सबसे पहले आपको स्टार्ट किससे करना है, डेफिनेशन से, देन आपको एक्सप्लेन करना है उसको, किसमें एक्सप्लेन, किसमें करना है, पॉइंट वाइज, पॉइंट्स में आपको आंसर करना है, देन आपको उसके लिए डायग्राम या फिर उसके एग्जांपल्स लिखने हैं। और अगर आपको उसका डायग्राम नहीं समझ में आ रहा है तो आप उसमें क्या बना सकते हो, मैं अभी आपको क्या बता के आया, फ्लो चार्ट बना सकते हो, एंड देन लास्ट में आपको कंक्लूजन करना है। ये ऑप्शनल है, ऑप्शनल का मतलब ऐसा नहीं कि आपको एकदम हर चीज में लिखना है सो द फॉलोइंग इज, नहीं ऐसा नहीं, आपको लास्ट में क्या करना है, एक कंक्लूजन, बेसिक सा कंक्लूजन आपको कर देना है, ठीक है। आगे आओ, अब ये आता है बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक, क्या भाई, आपको हेडिंग्स यूज करने हैं और सब हेडिंग्स यूज करने हैं। कई बच्चे क्या करते हैं कि आंसर लिखना चालू करते हैं, उनसे पूछा गया सपोज करो ऊजेनेसिस, क्लियर है, सपोज करना आपसे पूछा गया ऊजेनेसिस, ऊजेनेसिस पूछा गया, कुछ बच्चे इसको हेडिंग ना डाल करके सीधे स्टार्ट कर देते हैं, प्रोसेस ऑफ फॉर्मेशन ऑफ ओवम फ्रॉम ओवोनिया इज नोन एज oogenesis। ऐसा नहीं, आपको oogenesis पूछा है तो बेटा सबसे पहले आप क्या करो, आप वहां जाकर के उसका एक हेडिंग दो, है ना। वही चीज यहाँ लिखा है कि मेक्स आंसर क्लीन, आपका आंसर जो होगा वो साफ सुथरा दिखेगा, एंड एग्जामिनर फ्रेंडली, मतलब जैसा एग्जामिनर आपका आंसर चाहता है वैसा ही। जैसे कि स्टेप्स ऑफ पीसीआर, अब आपको ये पता चल गया कि हमको पीसीआर मिला, तो सबसे पहले आप हेडिंग डालो पीसीआर, क्या होता है पीसीआर, इसका फुल फॉर्म लिखो, दैट इज पॉलीमरेज चेन रिएक्शन, है ना, पॉलीमरेज चेन रिएक्शन, इस तरीके का आप पहले एक हेडिंग डाल दो। हेडिंग डालने के बाद आप नीचे क्या करोगे, नीचे आप उसका एक सब हेडिंग डालोगे, दैट इज स्टेप्स ऑफ पीसीआर, स्टेप्स ऑफ पीसीआर, है ना। देन इसके नीचे आप फिर से सब हेडिंग डाल करके पहला स्टेप लिखोगे डीनेचुरेशन, है ना। तो इस तरीके से आप अगर हेडिंग वगैरह डाल करके लिखोगे, है ना, इंक यूज करो, ब्लैक इंक यूज करो एंड ब्लू इंक यूज करो, अलग अलग इंक्स यूज करो, देन डीनेचुरेशन, एलिनिंग, एक्सटेंशन, तो इससे क्या होगा कि आपका जो कॉपी है वो एकदम साफ सुथरा रहेगा और आपको मार्क्स मिलने का चांसेस भी क्या होगा, ज्यादा होगा। दूसरा बात, टाइम मैनेजमेंट, ये सबसे ज्यादा जरूरी है अगर आप आंसर राइटिंग कर रहे हो तो। क्यों, कई बार ऐसा होता है कि बच्चे आंसर राइटिंग के समय में टाइम मैनेज नहीं कर पाते, किसी क्वेश्चन में वो एक्स्ट्रा टाइम दे देते हैं और फिर लास्ट में उनके पास आंसर लिखने के लिए टाइम ही नहीं बचता, वो लोग क्वेश्चन छोड़ के आते हैं। आपको ये बिल्कुल नहीं करना है, आपको दिमाग में रखना है कि अगर आप कोई 2 मार्क्स का क्वेश्चन अटेम्प्ट कर रहे हो तो आपके पास बस उसको अटेम्प्ट करने के लिए कितना मिनट होना चाहिए, 2 से 3 मिनट, उसके अलावा आपको उसमें ज्यादा टाइम देना नहीं है। सिमिलरली अगर आपके पास 3 मिनट का, 3 नंबर का है तो आपको 4 से 5 मिनट में उसको खत्म करना है, 5 नंबर का है तो आपको 7 से 8 मिनट, लास्ट आप क्या लगा सकते हो, 10 मिनट। और लास्ट के जो 10 मिनट आपके बचे हैं उस 10 मिनट में आप किस चीज को रखो, रिवीजन, मतलब आप अपने आंसर को खुद ही से पढ़ो एक बार कि आपको क्या लग रहा है।
और लास्ट में अगर आपको अपना आंसर पढ़ते हो उस समय में आपको कोई कीवर्ड लगता है, अब लास्ट में जाओ उस कीवर्ड जो भी आपको लगा उस कीवर्ड को आप जाकर के क्या कर दो, अंडरलाइन। कम से कम आप अपना आंसर दोबारा पढ़ पाओगे। आपके पास इतना टाइम होना चाहिए कि अगर आपने कोई क्वेश्चन छोड़ दिया है या कोई क्वेश्चन छूटा तो नहीं, कोई एमसीक्यू तो नहीं छोड़ दिया, इन सारी चीजों को एनालाइज करने के लिए आपके पास टाइम मैनेजमेंट बहुत जरूरी है। आ गया, ये है एग्जाम्पल। एग्जाम्पल के बारे में क्या बात कर रहा है भाई, जब भी आपको लगे कि हाँ भाई एग्जाम्पल पॉसिबल है, जब भी आपको लगे कि हाँ भाई यहाँ एग्जाम्पल दिया जा सकता है, आप एग्जाम्पल दो। स्पेशली कहाँ कहाँ पे एग्जाम्पल दिया जा सकता है भाई, इकोलॉजी में तो भर भर के एग्जाम्पल है। जैसे कि अगर आपको याद हो म्यूचुअलिज्म, म्यूचुअलिज्म, कमेंसलिज्म, अमेंसलिज्म, ऐसे करके बहुत सारे टॉपिक हैं आपके पास, है ना। इन सारे टॉपिक्स में भर भर के एग्जाम्पल है, आपको इनके एग्जाम्पल्स लिखने ही लिखने हैं निश्चित रूप से, ठीक है। देन इवोल्यूशन, इवोल्यूशन में कैसे एग्जाम्पल आएंगे, इवोल्यूशन में अगर आप याद कर पा रहे हो तो होमोलॉगस ऑर्गन, होमोलॉगस ऑर्गन, है ना। ऐसे ही एनालॉगस ऑर्गन, इनके एग्जांपल्स आप लिख सकते हो। बायोटेक्नोलॉजी में अगर आप जाओगे तो याद करो, बायोटेक्नोलॉजी में आप जेनेटिक इंजीनियरिंग में क्या कर सकते हो, कौन कौन से ऐसे क्रॉप है जिसमें हम जेनेटिक इंजीनियरिंग कर सकते हैं, तो आपको क्रॉप का एग्जांपल देने आना चाहिए। पोमेटो हो गया, है ना, या फिर ब्रिंजल हो गया, बीटी कॉटन हो गया, ये सारे एग्जांपल्स हो गए, ठीक है। तो वही चीज यहाँ लिखा हुआ है, देखो बीटी कॉटन, डीडीटी के एग्जांपल्स, लाइकेन क्या होता है, ये सारे एग्जांपल्स आपको देने आने चाहिए, कहाँ कहाँ जहाँ जहाँ नेसेसरी है। क्लियर है। अब ये है बहुत इंपॉर्टेंट बात जो कि आधे बच्चे फॉलो नहीं करते, क्या है, अवॉइड ओवर राइटिंग। आपको कोशिश करना है कि आप जितना कम से कम ओवर राइटिंग करो, है ना। कभी भी अगर मान लो कि आप कुछ लिखे भी, आपसे गलती हो गई, सपोज मैं ध्यान से आपको समझाता हूँ कि आपने लिखना चाहा रेप्लीकेशन, क्लियर है, आप ऐसे लिखे। अब मान लो कि आपको वहां पर रेप्लीकेशन न लिख के ट्रांसक्रिप्शन लिखना था, आप लिख दिए, कोई बात नहीं, गलती हो गई आपसे, आप उसको सिंपल एक लाइन में कुछ इस तरीके से कट कर दो, सिंपल एक लाइन में। कई बच्चे क्या करते हैं, उसी चीज को पूरा ऐसे करते हैं, इससे क्या होता है कि आपका आंसर बहुत घटिया दिखता है, आपका कॉपी बहुत घटिया दिखता है। आपको ऐसा नहीं करना है ना, राइट इट टू द, राइट टू द पॉइंट, जो आपको पॉइंट में दिया गया सिर्फ उसके अकॉर्डिंग ही लिखो, एक्स्ट्रा लिखने का जरूरत नहीं है। डोंट फिल द पेजेस अननेसेसरली, नहीं करना आपको। ये मत सोचो कि आप जितना ज्यादा लिखोगे आपको उतना ज्यादा नंबर मिलेगा, ऐसा नहीं होता। एग्जामिनर चेक्स, किस चीज को चेक करेगा, वो कंटेंट, नॉट लेंथ। आपके लेंथ को चेक नहीं कर रहा है, किस चीज को, कंटेंट, किस चीज को चेक करेगा, कंटेंट को, कि आपने क्या लिखा है, कितना बेहतर लिखा है ना, और कितना साफ सुथरा लिखा है ना। कोई भी ओवर राइटिंग मत करो, कोई गंदगी मत करो, है ना। देन रिवाइज बिफोर सबमिशन, ये लास्ट है आपके लिए, समझो इस चीज को लास्ट। अब इस चीज को समझाने से पहले मैं आपको एक चीज और बताना चाहूंगा, बहुत ध्यान से देखना। इस चीज को तो समझाऊंगा ही, बट इसके अलावा एक चीज समझो, क्या सबसे इंपॉर्टेंट बात है बेटा, कि अटेम्प्ट, अटेम्प्ट इजी क्वेश्चंस, क्वेश्चंस फर्स्ट। सबसे पहले आप क्या करो, जो आपको इजी लगता है ना उन टॉपिक से स्टार्ट करो, है ना। कोई जरूरी नहीं है कि आपको पहले एमसीक्यू ही सॉल्व करना है, देन आप 2 मार्क्स में जाओगे, देन आप 3 मार्क्स में जाओगे, ये ऑर्डर फॉलो करने का कोई जरूरत नहीं होता एग्जाम में। आपको जो अच्छा लगे, आपको लगता है कि आप 5 मार्क्स वाले को इजीली कर सकते हो, आप पहले 5 मार्क्स बनाओ, है ना। आप कभी भी इस चीज को मत करो, आपको जो इजी लग रहा है, जो क्वेश्चन अच्छा लग रहा है, आप उसको जाओ। पहले ही जैसे आपको पेपर मिले, आप पेपर लो और पेपर लेकर के आप पहले पहले ही मार्क कर दो कि हाँ ये वाला मेरे से बन जाएगा, ये वाला मेरे से बन जाएगा। जो आपसे बन जाएगा पहले उसको मार्क कर दो। मार्क करोगे तो क्या होगा, आपका ध्यान पहले उसी के ऊपर जाएगा। आप दूसरे क्वेश्चंस के बारे में ना तो देखोगे, ना ही आप उसको देख के डरोगे। आपको कोई क्वेश्चन आपको नहीं भी आता है ना, तो देख के डरना नहीं है, बिल्कुल नहीं डरना है। और दूसरा बात क्या है, ध्यान से देखो, अगर मान लो कि आपको कोई क्वेश्चन नहीं आता है बेटा, नहीं आता है ना, सपोज करो, मान लो कि आपको कोई क्वेश्चन नहीं आता है, फिर भी आप डोंट डोंट लीव एनी क्वेश्चन, कोई भी क्वेश्चन आप छोड़ो मत, है ना। कुछ भी नहीं आता है तो आप कुछ भी उससे रिलेटेड वर्ड लिख दो, रिलेटेड लिख दो, रिलेटेड वर्ड्स, या पैराग्राफ में आप लिख दो, ठीक है ना। अगर आपको नहीं आता है तो, आता है तो आप पॉइंट वाइज जाओ, पैराग्राफ में जाओ, समझ में आ रहा है। आप ऐसे रिलेटेड टॉपिक्स को भी अगर लिख दोगे ना, तो भी हो सकता है कि आपको कम से कम 1 मार्क्स, आधा मार्क्स कुछ तो मिलेगा। छोड़ दोगे तब तो कुछ भी नहीं मिलेगा बेटा, है ना। तो ये चीज दिमाग में ध्यान रखना है। सिमिलरली यहाँ से आ जाओ जिस टॉपिक पे हम लोग अभी थे, कि रिवाइज बिफोर सबमिशन। सबमिशन से पहले चेक करो, क्या चेक करना है सर, कीवर्ड्स को आपने अंडरलाइन किया कि नहीं किया, बार बार बोल रहा हूँ मैं, कीवर्ड्स को आपने अंडरलाइन किया कि नहीं किया, डायग्राम को आपने लेबल किया कि नहीं किया, जो आपसे डायग्राम बनाने बोला था वो आपने बनाया कि नहीं बनाया, कहीं आपने कोई क्वेश्चन छोड़ तो नहीं दिया। ये सारी चीजें आपको चेक करना है बिफोर सबमिशन। सबमिशन से पहले आप इसको अच्छे से चेक करो। आपको भागने का तो कोई हड़बड़िया नहीं, जब तक वो बेल रिंग होगा नहीं तब तक आपको वो जाने नहीं देंगे। तो बेहतर है ना कि बैठ करके अपने जो आंसर आपने लिखे हैं उसको अच्छे तरीके से एनालाइज करो, जितना ज्यादा अच्छे तरीके से हो सके। क्लियर है। मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको यहाँ तक सारे स्ट्रेटजीज समझ में आए होंगे, और मैं ये भी उम्मीद कर रहा हूँ कि आप इन स्ट्रेटजीज को अपने एग्जाम में फॉलो करोगे। तो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग एंड ऑल द बेस्ट फॉर द एग्जाम। थैंक यू सो मच।